नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज से हम एनसीईआरटी बुक्स की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। यह वीडियो राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है। इस चैनल पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 से 12 उनकी प्रश्नों की एक श्रृंखला भी प्रारंभ की जा रही है। उसका भी डेली इस चैनल पर एक वीडियो डाला जाएगा। किस पे? स्टडी विद सोनिका चौधरी पे। और यह कक्षा 6 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान। क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये हमारा अध्याय नंबर प्रथम है। अब इस अध्याय की शुरुआत में ही पहली लाइन क्या आती है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य भारत की नदी है। वह उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। और उपमहाद्वीप की ये कौन सी नदी है? 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान व किरथर की पहाड़ियां हैं। जैसे ये भारत का मैप है तो ये भारत की इस साइड में उत्तर पश्चिम साइड में कौन सी पहाड़ियां हैं? सुलेमान व किरथर की पहाड़ियां स्थित है। सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व गेहूं जौ उपजाना प्रारंभ किया गया था। भेड़ बकरी गाय पालन शुरू किया गया था। भारत के उत्तर पूर्व भाग में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियां है। जो भारत का ये उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ किसकी पहाड़ियां हैं? गारो की पहाड़ियां हैं। और मध्य में किसकी है? विंध्य की पहाड़ियां स्थित है। अब ये गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे छोटे पहाड़ों की श्रेणी है। जो गारो पर्वत क्या है? मेघालय में छोटे छोटे पहाड़ों की श्रेणी है। इसी में मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है। मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? शिलोंग है। और यह कौन से पहाड़ों में स्थित है? गारो के पहाड़ों में यह स्थित है। विंध्य पहाड़ियां भारत के उत्तरी व दक्षिणी भाग का विभाजन करती है। जो विंध्य की पहाड़ियां है वो भारत के क्या है? एकदम बीच में है। तो यह भारत को किस में बांटती है? उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। सबसे पहले चावल। अब चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? जो विंध्य पर्वत है उसके उत्तर दिशा में हुई थी। जैसे ये विंध्य पर्वत है तो ये इसके उत्तर दिशा में यहाँ किसकी खेती की गई थी? चावल की खेती की गई थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का क्रम। अब सिंधु नदी कहाँ है? यहाँ जैसे कश्मीर में इधर से ये निकलती है सिंधु नदी। और उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा व उनकी जो सहायक नदियां थी उनके जो समुद्री तटवर्ती इलाके थे वहां कब हो गया था? 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। गंगा व उसकी सहायक नदी
सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। यानी जो मगध था वो किस नदियों के किनारे था? गंगा व उसकी सहायक नदी सोन के किनारे। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? सिंधु। फिर बाद में ये सिंधु से होता होता क्या हो गया था? हिंदू, और फिर हिंदुस्तान नाम हो गया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता था। जो भारत का नाम किस, भरत नाम के एक राजा के नाम पे ये रखा गया था। तो जो ये भरत है, इसका नाम का प्रयोग कहाँ होता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह में इसका प्रयोग होता था। और इस भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पांडुलिपियां। अब पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, कौन सा वृक्ष है? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी विशेष प्रकार का एक कागज या भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पे क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपि लिखी जाती थी। अशोक 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, जो अशोक का है। एक जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनका एक अभिलेख मिला है। कहां से मिला है? कंधार से। और कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। और कितने वर्ष पुराना है? 2250 वर्ष यह पुराना है। जो कंधार से अभिलेख मिला है द्विभाषी है। कैसा है? द्विभाषी अभिलेख है। यह यूनानी व अरामाइक नामक लिपियों व भाषा में लिखा गया है। जो कंधार से सम्राट अशोक का अभिलेख मिला है वह कैसा है? द्विभाषी अभिलेख है। उसमें यूनानी व अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो एक घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अब महत्वपूर्ण तिथियां। खेती का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, यानी कृषि करना मानव ने कब प्रारंभ कर लिया था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था। जो मगध किस नदियों के किनारे हैं? गंगा व सोन नदी के किनारे हैं। और यह अस्तित्व में कब आया था? 2500 वर्ष पूर्व। अब इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन ये जो वन लाइनर देखे हैं, इनमें से एक आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन राज्यों में बहती है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज यह मेरा पहला वीडियो है। नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण, यानी नर्मदा घाटी में सबसे पहले आखेट और संग्रहण के अवशेष मिले हैं। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियां, आरंभिक खेती चावल उपजाया गया था। यानी गारो जो पहाड़ियां हैं उसमें सबसे पहले किसकी खेती की गई थी? चावल की खेती की गई थी। सिंधु तथा सहायक नदियां, प्रथम नगर, यानी सिंधु जो उसकी सहायक नदियां थी वहां प्रथम नगर का विकास हुआ था। अब गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अब गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व के नगर कौन सा था? मगध। अब प्रथम अध्याय में इतना ही है और मैंने कोशिश की है कि आपको दोबारा ये किताबें खोल के देखने की जरूरत न पड़े। तो इस पीडीएफ में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वन लाइनर के।
रूप में। अध्याय 2 खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी जो मानव है पहले किस तरीके से रहता था और किस तरीके से भोजन का उत्पादन करता था वो इसमें बताया गया है। पूरा पाषाण पूरा स्थल, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब भारत में पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ शैल चित्र मिले हैं। यहाँ क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। उसंगी, उसंगी कहाँ है? कर्नाटक में। कुरनूल गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उसंगी कहाँ है? कर्नाटक में। जहां तक कोशिश ये रहेगी आपको ये यही याद हो जाए। अब कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। नवपाषाण पूरा स्थल, अब आगे क्या आ रहे हैं? नवपाषाण पूरा स्थल। मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। जो एक महागढ़ा क्षेत्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चिरांद बिहार में। हल्लूर कर्नाटक में। पेयमपल्ली केरल में। और दाउजली हेडिंग कहाँ है? असम में। ये क्या है? नवपाषाण पूरा स्थल है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। महापाषाण पूरा स्थल, अब ये कौन से आ गए? महापाषाण पूरा स्थल। ये कौन से है? आदि चन्नूर तमिलनाडु। आदि चन्नूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ब्रह्मागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 2 स्थल है जो महापाषाण काल से संबंधित है। अब आरंभिक गांव कौन सा है? इनाम गांव, और इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था, यानी ऐसे मोटे मोटे ऐसे पत्थर थे, जैसे भी थे भी, जो भी पत्थर मिला उनको किसी तरह से उनको तराशा नहीं गया था। अब मध्यकाल में मेसोलिथ पाषाण के औजारों का प्रयोग होता था, इनको माइकोलिथ कहा जाता था। यानी इस टाइम में कैसे आ गए थे? छोटे छोटे औजार आ गए थे। और सबसे लास्ट में नवपाषाण काल में औजारों को तीखा या पैना किया जाता था। जैसे ऐसे कोई पत्थर है तो उसको तीखा कर दिया जाता था। मानव ने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को। और कुत्ते का वो कौन था? जंगली पूर्वज। तो जब पहले सबसे पहले मानव भी खुद कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। तो जंगल में किसको पालतू बनाया था? जंगली कुत्ते को पालतू बनाया था। मानव ने स्थायी रूप से बसने की शुरुआत 12,000 साल पहले की थी। यानी मानव ने स्थायी रूप से बसने की शुरुआत कब की थी? 12,000 साल पहले की थी। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में सर्दी कितनी पड़ती है और पारा माइनस से भी नीचे चला जाता है। अब मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले किसकी खेती की गई थी? जौ और गेहूं की खेती की गई थी और भेड़ बकरी को भी पाला गया था। मेहरगढ़ में हिरण व सुअर की हड्डियां मिली है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ में किसकी हड्डियां मिली थी? सुअर और हिरण की हड्डियां मिली थी। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में चौकोर और
आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में, वहां कैसे मिले हैं? ऐसे एकदम चौकोर और ऐसे आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक शव के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यानी ये क्या हो गया? युगल शवादान। यानी युगल शवादान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ में। और एक शव के साथ किसको दफनाया गया है? एक बकरी को दफनाया गया है। नवपाषाण युग का प्रसिद्ध पूरा स्थल चत्ताल हयूक तुर्की में है। जो नवपाषाण से संबंधित एक स्थल है, पूरा स्थल क्या है? उसका नाम चत्ताल हयूक। चत्ताल हयूक कहाँ है? तुर्की में है। चत्ताल हयूक में सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडियां तथा भूमध्य सागर से क्या आती थी? सीपियां लाई जाती थी। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ और कोल्डी हवा ये दोनों स्थल कहाँ है? इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हो गई थी? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। यानी नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हो गया था। यानी मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहां बस्ती का आरंभ कब हो गया था? 18,000 साल पहले प्रारंभ हो गया था। अध्याय 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान। जो सिंधु घाटी का प्रथम स्थल था उसका क्या नाम था? हड़प्पा। और वह अभी वर्तमान में कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी महास्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यानी कालीबंगा और लोथल, ये क्या है? लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल भंडार घर मिले हैं। यानी भंडार घर क्या होते हैं? तो सामान रखने के लिए बड़े बड़े इसमें भंडार गृह भी मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। कालीबंगा राजस्थान, सुतकाको है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। धोलावीरा गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात। और राखीगढ़ी हरियाणा। अभी जो रीट का पेपर रद्द हुआ है उसमें यही वाला, इसी में से एक प्रश्न उठाया गया था। उसमें क्या क्या पूछा हुआ था? एक तो मोहनजोदड़ो, एक शायद धोलावीरा, ऐसे 3-4 स्थल पूछे हुए थे। 3 तो पाकिस्तान में थे, एक भारत में। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने बिल्कुल एकदम वन लाइनर निकालने की कोशिश की है ताकि आपको दोबारा वो बुक खोलने की जरूरत न पड़े। हड़प्पा नगरों से पत्थर, शंख, तांबे, सोना चांदी जैसी वस्तुओं से बनी चीजें मिली है। यानी पत्थर के भी मिले हैं, शंख, तांबे, सोना, चांदी, लेकिन लोहे की वस्तु कहीं से भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हड़प्पा वासी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी हड़प्पा जो सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं वो कैसे रंग के हैं? काले रंग के बर्तन हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में कपास की खेती होती थी।
यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान में 7000 साल पहले किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। अब मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो में एक कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो वो कहाँ से मिला है? एक चांदी का कोई फूलदान है तो उसके ढक्कन पे थोड़ा सा लगा हुआ है, और तांबे के जो अन्य वस्तुएं हैं उनमें भी यह चिपका हुआ मिला है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। यानी सूत काटने के लिए जो तकलियां होती है वो भी मिली है, तो इसका मतलब ये सूत काटने की कला से परिचित है। जो सूत काटा जाएगा तो कपड़े भी बना जाएगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यानी जो हड़प्पा वासी थे वो तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से। पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यानी कहाँ कहाँ से आता था तांबा? एक तो राजस्थान से, एक पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी आता था। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन धातु मिला तांबा में, जब टिन धातु मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कांस्य का। तो टिन कहाँ से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी बहुमूल्य पत्थर कहाँ कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का निर्माण का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। हड़प्पा काल में हल प्राय लकड़ी के बने होते थे। हल क्या होते हैं? जो खेत जोतने का एक उपकरण होता है, तो वह किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे, क्योंकि कहीं से भी ये हल जो उपकरण है वो नहीं मिला है। खिलौने के आकार का हल बनावाली हिसार हरियाणा से मिला है। सिर्फ एक खिलौना आकृति मिली है हल की, और वो भी कहाँ मिली है? बनावाली हिसार हरियाणा से मिला है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। हड़प्पा के सभ्यता के कई नगर दो भागों में बंटे थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है जिसमें दो भाग होते थे, एक तो पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। लेकिन धोलावीरा एकमात्र नगर 3 भागों में बंटा हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि हड़प्पा का कौन सा स्थल 3 भागों में बंटा था? धोलावीरा। और बाकी सब कितने में थे? 2 भागों में। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से खुदा एक सूचना पट भी मिला है। सूचना पट कैसे? ऐसे जो नेम प्लेट नहीं होती क्या, एक वो भी मिली है। कहां से मिली है? धोलावीरा से मिली है। धोलावीरा में एक खुला मैदान स्टेडियम भी मिला है। लोथल गुजरात। भोगवा नदी जो साबरमती की एक उपनदी है के किनारे स्थित है। अब लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी जो साबरमती नदी की एक उपनदी है उसके किनारे स्थित है। लोथल पत्थरों, शंकु और धातुओं से बनी चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी लोथल में क्या क्या चीजें मिलती थी? शंकु और धातु से बनी महत्वपूर्ण चीजों का ये केंद्र था। लोथल में भंडार गृह भी मिला है जिसमें मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी। अब मोहरबंदी क्या होती है? जो गिल्ली मिट्टी होती है उसको दबा दिया जाता है। तो दबाने से हम किसी चीज से दबाएंगे तो उसकी छाप उसके ऊपर अंकित हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? मोहरबंदी कहा जाता है। लोथल गुजरात में बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। लोथल में मनके बनाने का कार्य किया जाता था। एक तो लोथल, एक चहुंदड़ो, इन दोनों में क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। अब महत्वपूर्ण तिथियां।
मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले होती थी। यानी मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले होती थी? 7,000 साल पहले होती थी। नहरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी नहर बनाने का जो कार्य था, नदियां क्या होती है? प्राकृतिक होती है। यानी समुद्र कहां से, जैसे पहाड़ों से निकली, जो बहाव होता है वो क्या होती है? नदियां। और उनसे हम जो मानव निर्मित और निकालते हैं वो क्या होती है? नहर होती है। तो नहरों का आरंभ लगभग कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले प्रारंभ हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पास में घंटी है उसको भी दबाएं। और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। प्रश्न उत्तर। तांबा कहां से था? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टीन कहां से आता था? अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से होता था? गुजरात से। अब नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 4। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें? अब ये जो चैप्टर है वो किस किस चीज के बारे में है? किताबें और कब्रों के बारे में। वेद 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। यानी ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त है। कितने सूक्त है? 1000 से ज्यादा। ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, सोम। अब अग्नि किसका देवता है? आग का देवता। इंद्र को किसका देवता माना जाता है? युद्ध का देवता। और सोम क्या है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता था। यानी अग्नि किसका देवता हो गए? आग का। इंद्र किसका देवता है? युद्ध का। और सोम क्या है? एक पौधे का नाम है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब ऋग्वेद में एक वार्तालाप दिया गया है। किसका दिया है? विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों का। यानी विश्वामित्र किससे बात कर रहे हैं? नदियों से बात कर रहे हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? व्यास और सतलज के बीच एक संवाद सूत्र वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद में है। यानी जो एक ऋषि है वो देवियों के रूप में जो नदियां हैं व्यास और सतलज, तो उनके बीच में एक संवाद हुआ था वार्तालाप के रूप में। तो उसका वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में मिलता है। नदियां अभी भी, नदियों को हम क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं और नदियों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई कश्मीर से मिली थी। यानी जो इसकी मूल पांडुलिपि है वो किस वृक्ष की छाल पर थी? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। और कहां से मिली है? कश्मीर से मिली है। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह कहां सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र में। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब गंगा नदी आधुनिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और पूजनीय भी है।
लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। जो वर्तमान में अपनी सिंधु नदी उधर कश्मीर से पाकिस्तान में जाती है, और सरस्वती नदी जो अभी धरती के अंदर से बहती है, जिसको जो घग्गर कहीं जहां से अब घग्गर निकलती है, तो उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, यानी कौन कौन से जन पहले क्या थे, विष, जन, और फिर बाद में क्या बने थे, महाजनपद। तो उस समय जन थे, उनका उल्लेख किया गया। एक तो पुरुजन का उल्लेख मिलता है, एक किसका मिलता है, भरत जन, यदुजन का, यदुजन या विष का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में किन किन जनों का उल्लेख आया है, पुरु, भरत, विष, यदु, इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। अब खामोश प्रहरी ये किसके लिए कहा गया है, जो मरने के बाद कब्र में दफना दिए जाते हैं, अब उनके बारे में वर्णन किया गया है। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यानी पत्थर की कब्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी, 3000 साल पहले। और यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और यह प्रथा कहाँ कहाँ थी, दक्कन में, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण कब्रों में मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यानी महापाषाण काल में क्या थे, मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। उनकी ये मान्यता थी कि मरने के बाद उन्हें आगे भी तो ये चीजें जरूरत पड़ेगी, तो वो उनकी इसलिए उनको साथ में दफनाते थे। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, सोने के गहने दफनाए जाते थे। यानी महापाषाण काल में और क्या 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 करते थे, लोहे के औजार भी, हथियार, घोड़ों के कंकाल, ये भी साथ में उनके दफनाते थे। अब ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। मनके क्या होते हैं, यानी मोती मिले हैं और शंख प्राप्त हुए हैं। यानी एक कब्र है, उसमें 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है ये कब्र, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से प्राप्त हुई है। इनाम गांव महाराष्ट्र, इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है। यानी जो इनाम बाग है वो किस नदी के किनारे है, घोड़ नदी के किनारे। और घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी है। इनाम गांव में 3600 साल पहले लोग रहते थे। यानी जो इनाम गांव है उसमें 3600 साल पहले क्या करते थे, लोग रहने लग गए थे। अब इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। यानी जो इनाम गांव है वहां एक बड़ा सा कमरा मिला है, एक घर है, उसमें 5 बड़े बड़े कमरे हैं और उसके अंदर आंगन में एक व्यक्ति को मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया है। तो इसका मतलब या तो वो कोई राजा होगा वहां, या कोई प्रमुख व्यक्ति था, तभी उसको या तो समाधि दी है या उसकी भी कोई पूजा स्थल बनाया होगा। चिकित्सा शास्त्र, चरक संहिता चरक वैद्य की किताब है। चरक संहिता किसकी है, चरक वैद्य की किताब है। चरक संहिता में चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई थी। कितनी हड्डियां बताई थी, 360। परंतु आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार हड्डियां कितनी है, मात्र 206 हड्डियां है। और चरक ने कितनी बताई थी, 360। तो कितनी ज्यादा बता दी थी, 100
ज्यादा बता दी थी। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण चीन में मिले हैं। यानी कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चीन में। और लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ से मिलता है? चीन से। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब महाजनपद और राजधानी। पुराने समय में पहले क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे। पहले जन थे, फिर वो जब ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो क्या बन गए थे? महाजनपद। अब महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां? गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। बौद्ध काल में जो 2 भाग में विभाजित हो गई थी। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? साकेत। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वैसे कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। अब मगध जो सबसे शक्तिशाली कब बन गया था? हर्यक वंश के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था मगध। राजगृह या गिरी वज्र। अब वज्जी संघ, वज्जी क्या था? एक गणतंत्र था। बाकी सब में क्या थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और कुछ महाजनपदों में कैसी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और वज्जी संघ में भी कैसा था? एक गणतंत्र था। वज्जी संघ विदेह और मिथिला। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। पीछे जो रीट हुई थी 2016 में, तब ये वाला प्रश्न उसमें आया हुआ है कि महाजनपदों की जानकारी अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलती है। अब अगुंतर जो निकाय ग्रंथ है वो किसका है? बौद्ध धर्म का। और भगवती सूत्र है वो किस धर्म का है? जैन धर्म का। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों में 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। यानी महाजनपदों की कर व्यवस्था क्या थी कि जो उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग लिया जाता था। अब मगध कहाँ है? गंगा व सोन नदियों के किनारे में स्थित है। ये मगध है जो वर्तमान बिहार में है। मगध 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। यानी जो मगध राज्य था वो 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि मगध में हाथी, लोहा और लकड़ी के प्रचुर भंडार थे। अब जो राजा होते हैं उसको अपनी सेना के लिए हाथी चाहिए। हथियार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? लोहे की। और लकड़ी, तो लकड़ी कहाँ होगी? जंगलों में। तो ये सारी सुविधा कहाँ थी? मगध के जंगलों में ये वहाँ थी। इसलिए मगध 200 वर्षों में सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया था। मगध के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और नंद वंश के महापद्मनंद महत्वपूर्ण शासक थे। मगध को सबसे जो पहले शक्तिशाली साम्राज्य किसने बनाया था? हर्यक वंश ने। हर्यक वंश का कौन था? अजातशत्रु। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितरहंता वंश कहा जाता है। यानी इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सभी राजाओं ने शासन प्राप्त किया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था तो नंद वंश का ही वहां शासक था। और कौन था उस समय? घनानंद था। और उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? नंद वंश का महापद्मनंद। इसी ने मगध को क्या किया था? एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य में स्थापित किया था। मगध की राजधानी राजगृह बिहार थी। यानी जो वर्तमान राजगृह है वो वर्तमान कहाँ है? बिहार में है। बाद में पाटलिपुत्र, पटना जो अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी है, बनाई गई। यानी पहले राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में मगध की राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब सिकंदर
मगध की ओर कूच करना चाहता था तो सिकंदर के सिपाहियों ने मना कर दिया। वे मगध के शासक से भयभीत थे। जब मैसिडोनिया का शासक कौन था? सिकंदर। तो उसने इधर जो पश्चिमी उत्तरी भारत है उधर उसने अधिकार कर लिया और वह आगे व्यास नदी से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उस समय वहां किसका शासक था? नंदवंश का शासक था और नंदवंश के पास इतनी विशाल सेना थी कि उसकी चर्चा सभी जगह थी। तो उनके सैनिकों ने क्या आगे बढ़ने से मना कर दिया, कहा हम व्यास नदी से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वे जो मगध के शासक थे उनसे वो क्या थे? भयभीत थे। अब वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। वर्तमान ये कहाँ है? बिहार में है। वज्जी संघ एक क्या है? गणराज्य है। वज्जी संघ का उल्लेख दिग्निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यानी जो वज्जी संघ है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है दिग्निकाय, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब जो शासक था अजातशत्रु, उसने क्या किया? वो उस पे आक्रमण करना चाहता था, तो इसलिए उसने अपने जो सलाहकार था वस्त्रकार, उसको भगवान बुद्ध के पास भेजा था। कभी तू भगवान बुद्ध से सलाह लेके आ कि मैं इस पे आक्रमण करना चाहता हूँ। अजातशत्रु ने अपने मंत्री व सलाहकार वस्त्रकार को भगवान बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, क्योंकि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। वज्जी संघ में क्या था? सभी की राय ली जाती थी, तो जो भी कार्य होता था और सभी अपने राजा का अपने यानी जो उनके संघ थे उनका सम्मान करते थे और वहां बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध वो कब बने थे? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बाद में ये भगवान बुद्ध कहलाए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और बुक में क्या दे रखा है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब सिद्धार्थ है जो भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था तथा शाक्य नामक गणराज्य से ये संबंधित थे। यानी किस गणराज्य से संबंधित थे? शाक्य गणराज्य से। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बोध गया बिहार में पीपल के नीचे तपस्या की और वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। यानी इन्होंने कहाँ तपस्या की थी? बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब इसमें बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही बताया गया है। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो लिखे गए थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माने जाते थे। सबसे पहले क्या लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या लिखे गए थे? उपनिषद लिखे गए थे। अब भारतीय दर्शन की पद्धतियां। अब भारतीय दर्शन कितने हैं? 6 पद्धतियां हैं। वैशेषिक, कणाद, न्याय, जो न्याय है उसका वो कौन है प्रतिपादक? गौतम। संख्या, कपिल मुनि। योग, पतंजलि। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा किसकी है? व्यास या बादरायण की। किसकी है? व्यास या बादरायण की है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि किसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया था? क्योंकि वहां शक्तिशाली नंदवंश का शासन था। तो उस राजा का नाम बताएं कि किसकी सेना ने
मना कर दिया था कि हम वहां नहीं जाएंगे। जैन धर्म। अब जैन धर्म किससे संबंधित है? भगवान महावीर से। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और भगवान बुद्ध किसके थे? शाक्य वंश के। और भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, यानी वो शाक्य कुल के, ये किसके? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यानी इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इसमें 24वें नंबर के और अंतिम कौन है? भगवान वर्धमान महावीर इसके अंतिम तीर्थंकर है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था। भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाएं कौन सी भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है, क्योंकि स्थानीय लोगों की भाषा यही थी। भगवान महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य दिया था। यानी इसके कितने सिद्धांत हैं? 5 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, एक और है, और 5वां सिद्धांत क्या दिया था? ब्रह्मचार्य दिया था। यानी हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा नगर में हुई थी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और भगवान महावीर की कहाँ हुई थी? पावा नगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैन शब्द कहाँ से निकला था? जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। विजेता यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको क्या कहा गया था? जीन कहा गया था। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनको लिपिबद्ध कब किया गया था? 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। और वल्लभी में क्या हुई थी? उस समय द्वितीय जैन सभा हुई थी और वही इन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध धर्म की कार्ले की गुफा वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म की कार्ले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। यानी पश्चिमी भारत में जो कुछ है वो बिहार क्या है? पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बजाएं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी बताएं। अब नेक्स्ट है नोट जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर है। यानी नोट जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर है। इनकी शिक्षाएं जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। यानी कौन से ग्रंथ में मिलती है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। जैन अवेस्ता की भाषा व रीति रिवाज व भाषा भारतीय काफी मिलती जुलती है। कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। अब मौर्य सम्राट अशोक के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अब कब त्याग किया था? कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य ने
चंद्रगुप्त की सहायता की थी। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? यानी कौटिल्य ने। चाणक्य और कौटिल्य ये एक ही व्यक्ति है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। और जिसका विषय क्या है? राजनीति। अर्थशास्त्र के कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं इसमें राजा की जो शासन की नीति है उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला या ये कहाँ था? ये इधर उत्तर पश्चिम का जो भाग था, ये इससे ये आने जाने का रास्ता था तक्षशिला से। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में था। यानी हम उत्तर से कहाँ जाएंगे? दक्षिणी भारत में जाएंगे तो उज्जैन कहाँ था? उसके रास्ते में आता था। तक्षशिला तथा उज्जैन प्रांतीय राजधानियां थी। यानी जो मौर्य काल की साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियां थी, कौन सी थी? तक्षशिला और उज्जैन। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम से कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत में सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से आता था। वहीं से कीमती पत्थर भी आते थे। और कंबल कहाँ आते थे? उत्तर पश्चिम यानी नेपाल की ऊपर की साइड से कंबल। अब मैक्सथनीज कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए थे और उसने कंधार और ये इधर जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है वो उसने चंद्रगुप्त को दिया था। और अपनी जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था, जो एक प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि राजा की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थी वो कौन थी? महिलाएं थी। पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अब बुर्ज क्या होते हैं? जैसे ये किला बना हुआ है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ये पत्थर लगे होते थे ऐसे चारों तरफ इसके, तो ये क्या होते हैं? बुर्ज होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी से बना था, क्योंकि इनके जो अभी मौर्य साम्राज्य के कहीं भी अवशेष नहीं मिले हैं। तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि ये संभवतः लकड़ी के बने थे, तभी ये नष्ट हो गए, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। अशोक मौर्य वंश का पहला शासक था जिसने अपने संदेश जनता तक अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाए थे। अशोक क्या था? पहला मौर्य सा राजा था जिसने अपने संदेश जनता के पास किसके माध्यम से पहुंचाए थे? अभिलेखों के माध्यम से। और जो ये अशोक के अभिलेख है इसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि उस समय जो आम जनता थी उसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। अशोक ने राजा बनने के बाद 8वें वर्ष कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ने इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा एक अभिलेख है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। और इस समय वहां एक
नंद नाम के राजा का शासन था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का प्राचीन नाम है और कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे थे। यानी अशोक ने क्या किया था? जो धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में दूत भेजे थे। और श्रीलंका में किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। और जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वहां तक अशोक उनके साथ खुद भी गया था। वहां से आगे ये गए थे। अशोक का अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख कहां से मिले हैं? मानसेरा अभिलेख और शाहबाज गड्डी, ये दो अभिलेख हैं। ये कहां से मिले हैं? मानसेरा अभिलेख कहां से मिला है? हजारा पाकिस्तान से। और शाहबाज गड्डी कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। ये कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और जो बाकी सभी अभिलेख है वो किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। जो खरोष्टी लिपि है वो क्या है? ऐसे दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि ऐसे जो नॉर्मल अपन लिखते हैं वैसे है। और खरोष्टी लिपि कहां से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, ऐसी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब अशोक के लघु शिलालेख। रूपनाथ, सासाराम, गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जट्टिंग, रामेश्वरम, एरागुड्डी से ये प्राप्त हुए हैं। यानी अशोक के जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रूपनाथ, सासाराम, गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जट्टिंग, रामेश्वरम, एरागुड्डी से। अब जो मास्की, गुजरा, नेत्तुर, उद्देगोलम शिलालेख है वो किसके हैं? अशोक के हैं। और इसमें क्या है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का इसमें उल्लेख मिलता है। किस किस में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, गुजरा, नेत्तुर, उद्देगोलम में। मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय मिलता है। यानी इसकी जो उपाधि क्या थी? अशोक देव नाम प्रिय की उपाधि थी, वो भी इसमें मिलती है। अब अशोक के स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। लेकिन मिले कितने स्थानों से हैं? 6 स्थानों से ये मिले हैं। अब ये कौन कौन से है? दिल्ली, टोपरा। अब ये दिल्ली टोपरा क्यों है? क्योंकि पहले ये कहाँ था? टोपरा में था, टोपरा नामक स्थान में। बाद में इसको कहाँ लाया गया? दिल्ली में। दिल्ली मेरठ वाला कहाँ था? मेरठ में। बाद में इसको कहाँ लेके आए थे? दिल्ली में। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग, ये सभी क्या है? स्तंभ लेख है। अब इसमें एक नोट डाला हुआ है बुक में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके यानी अशोक के धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कथन किसका है? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन में चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी चीन की जो दीवार है उसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 2400 साल पहले। क्यों किया गया था? जो उत्तरी सीमा के पशुपालक लोग थे उनसे इसकी रक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इस अध्याय में इतना ही है। अब नेक्स्ट अध्याय करेंगे, अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। यानी लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ है? 3000 साल पहले। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी।
और जो हड़प्पावासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई थी और ये लगभग 3000 साल पहले इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और जो तमिल साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। यानी जो पहले बौद्ध संगति हुई थी उनमें भी क्या किया था? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका संकलन किया था। वैसे ये यहाँ क्या होता था? एक कवियों का संगम होता था, जो सम्मेलन होता था, वहां संकलन किया गया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। जो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की घटनाएं हैं वो किसमें वर्णित है? जातक ग्रंथों में वर्णित है। मथुरा मूर्तियां बनाने का केंद्र था और मथुरा किसानों की क्या बन गई थी? दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। यानी मथुरा में के जो अभिलेख है उनमें ये जो कारीगर जाति है इनका उल्लेख मिलता है। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै कपड़े उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। यानी कपड़े उत्पादन के प्रमुख केंद्र क्या थे? वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र थे। कौन रहते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलना, साधारण हलवाओं को कैडेसियर और आदिमयी कहलाते थे। यानी जो भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था? वेलना कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश का उत्तरी हिस्सा था उसमें जो ग्राम का प्रधान था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कर वसूलने, न्यायाधीश तथा कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो न्याय भोजक होते थे वो कभी तो न्यायाधीश का भी कार्य करते थे, पुलिस का भी कार्य करते थे और ये स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इस अध्याय में इतना ही है। अब इस अध्याय से आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी दक्षिण भारत में सोना कहां से मिलता था? कर्नाटक से। और जो काली मिर्च थी उसको क्या कहा जाता? काला सोना कहा जाता था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी यहां से हम क्या लेके जाते थे? काली मिर्च लेके जाते थे और उसके बदले में हम वहां से क्या लाते थे? सोना। एक भूगोलवेत्ता है, पता नहीं इतिहासकार है, प्लिनी, इन्होंने अपनी रचना में लिखा था कि रोम का जो सोना है वो भारत या हिंदुस्तान के दलदल में समा रहा है। यानी जो काली मिर्च थी वहां उसकी इतनी मांग थी कि वहां का जो सोना था वो भारत में लगातार आ रहा था। यानी उसने क्या कहा था कि एक भारत में एक दलदल है उसमें रोम का सोना उसमें समा रहा है। चोल, चेर, पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी दक्षिण भारत में कौन थे? चोल, चेर और पांड्य थे। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। चोल, चेर, पांड्य के 2 सत्ता में महत्वपूर्ण एक चोलों का कौन था? पट्टनपुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै
महत्वपूर्ण स्थल था। अब दक्षिणी भारत के एक और शासक थे सातवाहन, ये हिंदू शासक थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम का भी उल्लेख करते थे। तो ये क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी के बारे में उसकी माँ गौतमी बलत्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। यानी जो सातकर्णी थे उनका उल्लेख कहाँ है कि उनकी माँ थी कौन? गौतमी बलत्री द्वारा दान किया गया था, तो एक अभिलेख मिला है, उसमें इसका उल्लेख है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास 7000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। कितने साल पहले प्रारंभ हुआ था? 7000 साल पहले। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस पे पाले जाते हैं? सहसूत्र वृक्ष होता है उस पे ये कीड़े पाले जाते हैं। रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रमुख कौन थे? कुषाण थे। और प्रमुख कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था, जिसके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाण वंश का शासन था। पेशावर और मथुरा कुषाण वंश के शक्तिशाली केंद्र थे। यानी कुषाण वंश के जो शक्तिशाली केंद्र कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी कुषाण वंश के राज्य का हिस्सा थी। अब जो तक्षशिला थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो किसका था? कुषाण वंश के राज्य का भी हिस्सा था। सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों से तक जाती थी। उपमहाद्वीप में सबसे पहले, यानी उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कितने साल पहले शासन किया था? 1900 साल पहले शासन किया था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। अब इस चौथी जो बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था चौथी बौद्ध संगति का? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कनिष्क के दरबार में बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वय घोष रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वय घोष रहते थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके समय किसका विकास हुआ था? महायान धर्म का ये मुख्य रूप से विकास। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया था। और यहाँ थेरवार नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप अधिक प्रचलित था। यानी जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था उसका क्या नाम था? थेरवार था। वो यहाँ अधिक प्रचलित था। कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में यह प्रमुख रूप से फैला था। यात्री फासियन, इस बुक में नाम क्या दिया गया है? फासियन। फासियन किसका नाम है? फाहियान का। 1600 साल पहले भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और इसके 50 साल बाद यानी 1350 साल पहले इत्सिंग आया था। पहले कौन आया था? फाहियान। फिर कौन आया? ह्वेनसांग। और फिर इत्सिंग आया था। चीनी यात्री वापस जाने के लिए बंगाल से जहाज से यात्रा प्रारंभ की थी और जल मार्ग का प्रयोग किया था।
फाहियान जब भारत से वापस गया था तो किस रास्ते से गया था? जल मार्ग से गया था और इसने बंगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब चीनी यात्री हवेनसांग उत्तर पश्चिम मार्ग से मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी और अपने साथ ले गया था। जो चीनी यात्री हवेनसांग था उसने क्या किया? उत्तर पश्चिम मार्ग से यह वापस एशिया गया था, यानी यह थल मार्ग से गया था। और फाहियान किससे गया था? जल मार्ग से वापस चीन गया था। हवेनसांग 600 से ज्यादा पांडुलिपि अपने साथ ले गया था। चीनी यात्री हवेनसांग और अन्य तीर्थ यात्रियों ने सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। यानी इन्होंने कहाँ अध्ययन किया था? हवेनसांग ने नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है, वहां इन्होंने अध्ययन किया था। अब भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में मिलती है। भगवत गीता किसका भाग है? रामायण का भी, माफ करना, भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता में जो महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उन 18 दिनों का इसमें वर्णन किया गया है 18 अध्यायों में। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। 2000 साल पहले किसका उदय हुआ था? ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। अब इसके प्रश्न उत्तर है। दक्षिण पंथ के स्वामी किसको कहा जाता है? सातवाहन शासकों को। मुएदार में ये कौन शामिल थे? ये तीनों, चोल, चेर, पांड्य। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित है। और यह किसके दरबार में थे? कुषाण शासक कनिष्क का ये दरबारी कवि था। कौन था? अश्वघोष। और किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित की रचना की थी। बोधिसत्व यानी महायान बौद्ध धर्म। हवेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदे लंबे अभिलेख से मिलती है। अब समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। और ये प्रयाग प्रशस्ति है वो कहाँ खुदी हुई है? अशोक स्तंभ का एक लंबा अभिलेख है उसके ऊपर यह खुदी हुई है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और ये कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी समुद्रगुप्त ने जो आर्यावर्त के 9 राजा थे उनको हराया और फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 शासकों जिन्होंने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी जो दक्षिणी भारत के 12 राज्य थे उनको हरा दिया तो उन्होंने उसके आगे क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने वापस उनको राज करने की परमिशन दे दी। असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा दरबार में उपस्थित होते थे। बाह्य इलाकों में कुषाण तथा शक श्रीलंका के शासक भी शामिल थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ किया था। जो बाहरी राज्य थे, जो कुषाण, शक और श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने भी समुद्रगुप्त की क्या की? अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। जैसे मुगलों की अधीनता
आमेर के राजा भारमल ने की थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। अब वंशावली क्या होती है? जिससे वंश की पूरी जानकारी मिलती है कि इस वंश में सबसे पहले कौन था, फिर बाद में उसके बाद कौन था। तो गुप्त साम्राज्य में श्री गुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, उसकी उपाधि क्या थी? महाराजा की। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी। यानी महाराजा धीराज की उपाधि किस किस की थी? चंद्रगुप्त की और समुद्रगुप्त की। और महाराजा की उपाधि किसकी थी? श्री गुप्त की। यह प्रश्न पीछे नेट हिस्ट्री में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त की उपाधि कौन सी थी। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी तथा पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये वंशावलियों में उल्लेख दिया गया है कि समुद्रगुप्त की मां कौन थी? कुमार देवी। और कहाँ की थी? लिच्छवी गण की थी। और उसके पिता, और समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। और उनकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की। और यही उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने भी। और महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? श्री गुप्त ने। बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये यही याद हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी मिलती है। यानी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उसका जो पुत्र है उसका क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे। और मुगल शासक अकबर के दरबार में भी क्या थे? नवरत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें मुख्य कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकुक आदि। अब आता है वर्धन वंश। हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? 1400 साल पहले, 606 से 647 ईस्वी तक। बाण भट्ट ने हर्षचरित की जीवनी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी थी। यानी बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? हर्षचरित नाम से लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में यह लिखी थी। हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अब ह्वेन-सांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। अब जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, तो उनकी हत्या किसने कर दी थी? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ये धोखे से इनकी हत्या कर दी थी। मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक व राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब ये राज्यश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन है। और अब ग्रहवर्मन कौन हो गया? राज्यश्री का पति और हर्षवर्धन का जीजा। तो जो मालवा का शासक था देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। फिर क्या हुआ? राज्यश्री वहां से जंगलों में चली गई थी। बाद में कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या करने के बाद हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और जब ये हर्ष की बहन राज्यश्री जंगलों में चली गई थी तो
हर्ष ने दिवाकर मित्र की सहायता से उसको खोजा था और बाद में कन्नौज को अपने अधीनस्थ कर लिया, क्योंकि उसके राजश्री के कोई संतान नहीं थी, और बाद में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने 630 से 634 ईस्वी मध्य युद्ध में पराजित किया था। हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश के साथ युद्ध हुआ था, और यह किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय अपनी विजय की घोषणा करता है और हर्षवर्धन अपनी विजय की घोषणा करता है कि इस युद्ध में मैं विजयी रहा था। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लवों का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास था, यानी कांची के क्या थे? पल्लव थे। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, यानी जो चालुक्य थे उनका राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। अब चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। और पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ऐहोल के चालुक्य, कांची के पल्लव। पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। उसने ऐहोल प्रशस्ति लिखी, जिसमें चालुक्यों की 4 पीढ़ियों का वर्णन है। जो ऐहोल प्रशस्ति है उसमें चालुक्यों की कितनी पीढ़ियों का वर्णन है? 4 पीढ़ियों का वर्णन है। और उसी में हर्षवर्धन का और जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी उसमें शामिल है। पल्लवों और चालुक्यों का अंत। अब पल्लव और जो चालुक्य थे उनका अंत कैसे हुआ था? राष्ट्रकूट और चोलवंशों ने उनको समाप्त कर दिया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, कुमार मात्यम संधि विग्रह मंत्री भी थे। यानी जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। तो वो एकमात्र कवि नहीं थे, बल्कि वो एक महादंडनायक के पद पर भी थे, न्यायाधीश अधिकारी भी थे, और कुमार मात्यम और संधि विग्रह मंत्री भी थे। ये उनके पद बताए गए हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की युवती की प्रेम कहानी है। प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका है? कालिदास का। चीनी यात्री फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अछूतों के बारे में लिखा है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार में आना होता था तो यह लोग लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए आते थे। यानी जो अछूत लोग थे वो अगर शहर में आते थे तो वो क्या करते थे? एक लकड़ी को पीटते हुए आते थे, ताकि कोई उनको छुए नहीं और वो वहां उधर आराम से वहां से निकल जाए, और कोई जो रास्ते में खड़ा हो वो साइड में हो जाए। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति।
बाणभट्ट, हवेनसांग, रवि कीर्ति, ऐहोल अभिलेख का जो रचयिता था, तीनों लोगों ने हर्ष के बारे में लिखा है। यानी हर्ष के बारे में किस किसने लिखा है? बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित। हवेनसांग इसके काल में आया ही था, चिन्ह यात्री। और रवि कीर्ति ने क्या लिखा था? ऐहोल अभिलेख। तो इन तीनों में हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख है। महत्वपूर्ण तिथियां, गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। इस पाठ में इतना ही है। अब नेक्स्ट अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। अभी जो पीछे अध्याय पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में घंटी है उसको भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि है, बोलने में कोई गलती लगती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातुकर्म क्या होता है? धातु शोधन की जानकारी थी। तांबे व टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया जाता था। यानी ये तांबा और जो टिन धातु है उसको जब मिलाते हैं तो कौन सा धातु बनता है? कांसा धातु बनता है। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं आई थी वो किससे संबंधित थी? लौह युग से। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युग युगीन सभ्यता। और हड़प्पावासी लौह से परिचित नहीं थे। अब लौह स्तंभ, अब लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली, दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अब लौह स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और वजन कितना है? 3 टन से भी ज्यादा वजन है। वह निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। लौह स्तंभ पर एक खुदे लेख में चंदन नाम के एक शासक का नाम है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अभी तक इस स्तंभ में जंग नहीं लगा है। यानी इतना साल पुराना है, 1500 साल पुराना, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। और लौह स्तंभ का निर्माता कौन है? इसमें एक लेख खुदा हुआ है तो उसमें चंदन नाम लिखा हुआ है। तो इसकी संबंध किससे बिठाते हैं? कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त से, कि भी चंद्रगुप्त ने इसको बनवाया था। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टिल्ला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टिल्ला। प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या कोई कीमती वस्तु, सिक्के रखे रहते थे। इन्हें धातु मंजूषा कहते थे। उसे क्या कहते थे? धातु मंजूषा। प्राय सभी स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था। उसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। अब ऐसे आ जाए कि स्तूप के भाग कौन कौन से हो गए? एक तो क्या हो गया? प्रदक्षिणा भी होगी, वेदिका भी हो गई, ये इसके, और धातु मंजूषा भी हो गई। ये क्या है? स्तूप के भाग है।
अमरावती आंध्र प्रदेश में 2000 साल पहले बौद्ध स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। यानी अमरावती आंध्र प्रदेश में बौद्ध स्तूप है, तो उस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, यानी पहाड़ों पर। सांची का महान स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो सांची का महान स्तूप है वह कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब गर्भगृह क्या होता है? मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। यानी मंदिर में जैसे अब तो ऊपर की साइड में मूर्ति रखते हैं, पहले क्या था, नीचे की मंदिर में एक गर्भगृह बनाया जाता था, तो मुख्य मूर्ति उसी के अंदर रहती थी। अब ये जो मंदिर पूछे हुए हैं, भितरगांव का शिव मंदिर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया। प्रश्न आता है कि भीतरी गांव का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यह किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। सांची का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में। अभी जो पीछे 2020 में फर्स्ट ग्रेड हुई थी, तो इसमें जीके के पेपर में ये प्रश्न आया था, ये चारों मंदिर दे रखे थे, भीतरी गांव का मंदिर, सांची का मंदिर, भूमरा का मंदिर और नचना कुठार का मंदिर, कि कौन सा मंदिर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा मंदिर स्थित नहीं था? भीतरगांव का शिव मंदिर। ये कहाँ है? यूपी में। और बाकी सभी ये मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश। तिगवा मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये मंदिरों के आपको नाम याद रखने हैं और उनका जगह का भी नाम याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस मंदिर में अनंत शयन विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति विद्यमान है। ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये किसका है? भगवान विष्णु का है। और कौन सी मूर्ति है? जो इनकी शयन मुद्रा में जो मूर्ति है वो इसमें स्थापित की गई है। गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना, यानी अब जो ये मंदिर है तो इसके ऊपर आजकल ऐसे ऐसे शिखर नहीं बने होते क्या? तो शिखर निर्माण का यह पहला प्रमाण है। उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का यह पहला प्रमाण है। अब प्रश्न आता है कि उत्तरी भारत के मंदिरों में प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश। और यह मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? पंचायतन शैली में। ऐहोल का दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर है, तो उसका निर्माण कब हुआ था? 1400 साल पहले हुआ था। स्तूप या मंदिरों में आने जाने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे मंदिरों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची मध्य प्रदेश के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। जैसे अब वर्तमान में भामाशाह होते हैं तो कोई मंदिर बनाता है, कोई स्कूल में दान देता है, तो वैसे क्या था कि जो हम उपहार लाते थे उससे मंदिरों की सजावट वगैरह और उसका काम किया जाता था। तो मध्य प्रदेश में क्या था? एक श्रमिकों का संघ था, हाथी दांत का जो काम करते थे उनका। तो उन्होंने सांची मध्य प्रदेश के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अब आप सभी के लिए इस पाठ से एक प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।
और अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1500 साल पहले बनाई गई। जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और कब बनाई गई थी? 1500 साल पहले बनाई गई थी। अब पुस्तकों की दुनिया, ये एक नया टॉपिक है इस चैप्टर में। 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगे नामक कवि ने की थी। यानी तमिल महाकाव्य, क्या नाम है तमिल महाकाव्य का? शिल्पदीकारम। और इसकी रचना किसने की थी? इलांगे ने की थी। मणिमेखली की रचना सतनार ने की थी। मणिमेखली की रचना किसने की थी? सतनार ने। और कब की थी? 1400 साल पहले की थी। मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। अब पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और पुराण कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। रामायण और महाभारत भी संस्कृत के लोकप्रिय महाकाव्य है। तो रामायण और महाभारत मूल रूप से किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। पुराण और महाभारत को जो संकलन था वो किसने किया था? व्यास नामक ऋषि ने। महाभारत का एक भाग भगवत गीता भी है। यानी महाभारत का एक भाग क्या कहलाता है? भगवत गीता। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत में रामायण लिखी गई थी, उसके लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि जी। पंचतंत्र की कहानियां किसकी है? विष्णु शर्मा की। जातक कथाएं, अब जातक कथाएं किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। बरहुत का स्तूप, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब विज्ञान की पुस्तकें, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्टियम पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की। यह टॉपिक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जीके में भी है। वराह मीर खगोल शास्त्री थे। पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, वृहत संहिता, लघु जातक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। अब ये भास्कराचार्य कौन है? एक गणितज्ञ है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? एक तो थे चरक और एक थे सुश्रुत। अब चरक कौन सी शताब्दी में थे? प्रथम शताब्दी में। और सुश्रुत कौन सी शताब्दी में थे? चौथी शताब्दी में थे। चरक द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है। चरक की पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। अब नेक्स्ट, कागज का आविष्कार 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। यानी कागज का आविष्कार कब हो गया था? 1900 साल पहले। लेकिन उन्होंने बहुत सालों तक किसी को इस बात का पता चलने नहीं दिया था। अब इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। यानी जो स्तूप निर्माण की कला है वो कब आई थी? 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास
1600 साल पहले हुए थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। लोह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सभी कब हुए थे? 1500 साल पहले हुए थे। और दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर कब हुआ का है? 1400 साल पहले। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।